नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। बात करेंगे मार्केट्स की। फिलहाल क्या हाल देखने को मिल रहा है वो आपके सामने एक एक करके लेकर आते हैं, स्ट्रैटेजीज को समझेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे राइस की भी। लेकिन पहले लेकर आते हैं आपके सामने गोल्ड और सिल्वर को, जहां पर गोल्ड में एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आज के कारोबार में फ्लैटिश टोन पर ही कारोबार यहां हो रहा है। इसके अलावा सिल्वर देखेंगे तो यहां पर 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में इंटरनेशनल मार्केट्स में $81 तक के भाव पहुंचे ब्रेंट पर। फिलहाल थोड़ी सी नरमी है, इसीलिए घरेलू बाजार में भी भाव 0.25% नीचे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। 6360 के मौजूदा लेवल्स हैं। सिमिलरली बेस मेटल्स को देखेंगे तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक तीनों में ही 2 से 2.5% तक की गिरावट है। लेड में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस 0.1% ऊपर है। सिमिलरली अगर एग्री कमोडिटी पैक को देखेंगे तो तेजी है कैस्ट्रम में, ग्वार पैक में बाइंग देखने को मिल रही है। मूड बिगड़ा हुआ है टर्मरिक का, जहां पर 2.25% की गिरावट फिलहाल दिखी है। बाकी स्पाइसेस फ्लैट ट्रेड कर रही हैं। स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ आज 2 मेहमान मौजूद हैं आपके लिए ट्रेड्स बताने के लिए। हमारे साथ एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के भी प्रियंक उपाध्याय हैं और साथ ही पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रियंक, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? गुड इवनिंग। आज हमारी दोनों ही पिक जो रहेगी वो बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से जब भी चाइना का स्टिमुलस आया, एक शानदार रैली हमने बेस मेटल्स में देखी और वहां से थोड़ा बहुत अभी एक रिट्रेसमेंट देखा है। तो अभी भी हमें लगता है कि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी बेस मेटल्स का स्ट्रॉन्ग और टू पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये डिप्स को यूटिलाइज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। तो कॉपर में सलाह रहेगी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ट्रेडर्स को। अराउंड 828 के आसपास अच्छा सपोर्ट्स है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 815 का स्टॉप लॉस रहेगा और 860 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम को भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है ऑन डिप्स अराउंड 234 के आसपास। स्टॉप लॉस 229 का रहेगा और 245 के टारगेट्स रहेंगे। ओके मनोज जी, आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड में ऊपरी लेवल्स पे जो एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इस सप्ताह यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर भी आना है और साथ ही फेड मीटिंग मिनट्स भी है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल्स पे क्या रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो हमारा मानना है कि कुछ मुनाफा वसूली जो है सोने में देखने को मिल सकती है। 76,100 पे सोना दिसंबर वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो रखना है 76,400 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 75,500 के रहेंगे। वहीं नेचुरल गैस में अब यह अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो अक्टूबर का वायदा है वहां 230 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 226 का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य 238 के रहेंगे। ओके चलिए, तो ये रहे आपके लिए स्ट्रैटेजीज हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। लेकिन अब बढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। दरअसल सरकार की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। इसी क्रम में एपीडीए ने चावल की 2 एजेंसियों की न सिर्फ मान्यता रद्द कर दी बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया है। क्या है पूरा मामला और इसे इंडस्ट्री कैसे दिखती है, इसी पर बातचीत करते हैं। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ मौजूद है। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो ये एक्शन हुआ है इसी के मायने समझना चाहेंगे। ये क्या हुआ है, क्या मायने हैं इसके, कैसे देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है या जो भी कैंसिल करने का, इसके बारे में अभी कमेंट करना कोई भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैटर जो है सब जुडिस है गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ ऑर्गेनिक राइस के ऊपर लेकर है, तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर चाहेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने ये किया है इसको कैंसिल करना, 2 लोगों के साथ कुछ पेनल्टी भी सुनने में आया कि 10-10 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाई है उनके ऊपर लाइसेंस कैंसिल के साथ में। क्योंकि हमारे ट्रेड के अंदर इंडस्ट्री जो राइस की है बहुत वास्ट और बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर लोगों के अंदर छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स इसके अंदर डील करते हैं। एमएसएमई कंपनियां हैं, उनको लेक ऑफ लॉ के बारे में पता नहीं होता, नए नए रूल्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो आइडिया नहीं होते, तो इस करके भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके अंदर एजुकेट करने की जरूरत है पूरी इंडस्ट्री को, और इसकी वजह से डेफिनेटली ये जो भी गवर्नमेंट ने किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा इसके पीछे। पर अभी इसके बारे में कोई भी हमारी तरफ से कहना वो वाजिब नहीं होगा। मैंने जैसे बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये मैटर है, तो जब तक कि उधर से नहीं हो जाता हमारी तरफ से कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा।
नहीं वो तो ठीक है गर्ग साहब, लेकिन अगर एजेंसी ने कदम उठाया है तो डेफिनेटली कोई तो पीछे वजह रही होगी। कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है काला बाजारी की? ये क्या सिर्फ अगर जो बातें हमारे सामने आ रही हैं अगर उनको सच माना जाए तो ये क्या सिर्फ 2 एजेंसीज तक ही सीमित है या फिर इसके दायरा और भी बड़ा हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, इंडिया से जैसे कि पास्ट के अंदर भी एक्सपोर्ट होता रहा है ऑर्गेनिक राइस का, और ये कुछ लिमिटेड एजेंसीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने मतलब मान्यता प्राप्त की है कि भाई ये लोग ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर नहीं पता है कि किस पार्टी के लिए कितना इन लोगों ने क्वांटिटी सर्टिफिकेशन की थी या क्या प्रॉब्लम हुई है, वो अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये डेटा कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं या अभी हमारी भी फेडरेशन की नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं है। तो यदि कुछ भी होगा, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही कोई एक्शन लिया होगा इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे टाइम टू टाइम एक्शन लेती रहती है यदि कोई भी ऐसे मतलब आइडेंटिफाई या कोई इलीगल एक्ट किए जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट इंडिया के जैसे राइस एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पर हो सकता है कि कोई छोटी मोटी क्वांटिटी कोई की गई हो एक्सपोर्ट इंडिया से एज ए ऑर्गेनिक करके, तो उसकी वजह से सर्टिफिकेशन लिया गया हो, क्योंकि ऑर्गेनिक राइस के ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। पर अभी गवर्नमेंट का जैसे कि धन्यवाद है कि गवर्नमेंट ने अभी व्हाइट राइस को, पारबॉइल्ड राइस के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की, व्हाइट राइस को ड्यूटी फ्री करके ओपनली कर दिया। तो जब तक कि यदि ट्रेड बिल्कुल ओपन रहेगा तो उसके अंदर कोई भी गलत या काला बाजारी वाली पोजीशन नहीं होगी किसी भी ट्रेड के अंदर। तो राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब इन फ्यूचर होने वाला है कोई भी गलत काम, और वैसे भी ट्रेड करता नहीं है कोई इलीगल। कोई 2-4 लोगों ने कोई किया हो तो उसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, और उसके लिए अभी कुछ कहना आई थिंक कुछ अर्ली होगा। ओके अच्छा चलिए सर, आप मौजूद हैं तो आपसे एक्सपोर्ट सिचुएशन भी समझना चाहेंगे, किस तरीके के फिलहाल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। हाल ही में सरकार ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट्स को भी मंजूरी दी थी। ओवरऑल अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके के नंबर्स हैं फिलहाल? देखिए, जो राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी पिछले साल 20 जुलाई 2023 में बैन किया गया था राइस एक्सपोर्ट वाइट राइस, और उसको अभी संपूर्ण रूप से खोल दिया गया है फ्रीली। सिर्फ उसके ऊपर MEP है $490, जिसके लिए हमने पूरी अपनी इंडस्ट्री को एजुकेट भी किया कि 490 से कम पर कोई भी एक्सपोर्ट ना करे, MEP है गवर्नमेंट की। और इसके अंदर अब हम ये समझते हैं कि पिछले साल में कुल 4 लाख टन व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि नॉर्मली हमारा 6 मिलियन से 7 मिलियन टन के करीब एक्सपोर्ट करते थे। पर अभी एकदम से हमारे को बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा इस रेट के ऊपर भी, क्योंकि जो 490 की MEP लगाई गई है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान, म्यांमार या थाईलैंड जैसे हमारे राइस ओपन किए गए तो उन लोगों ने $100 के करीब में अपनी मार्केट को ड्रॉप किया है। जहां उन लोगों के रेट थे $540 FOB बिक रहे थे इससे पहले। आज पाकिस्तान ने 25% ब्रोकन राइस की अभी जो शिपमेंट शुरू कर दी है, $420, $410 के ऊपर FOB बेचना शुरू कर दिया है। तो उससे हमारे को बहुत ही टफ कंपटीशन मिलेगा, पर इसको अभी स्टेबलाइज होने में मार्केट को टाइम लगेगा। लगभग हो सकता है अगले 15 दिन तक हमारी इंडिया की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जैसा स्टेबलाइज हो। हम लोग प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं नए ऑर्डर्स, और उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया की क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी है और इंडिया के वेल एक्सेप्टेड क्वालिटी है वर्ल्ड के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे को प्रेफरेंस मिलेगी। हमारा राइस हमेशा $10 से $15 ऊंचे रेट पर भी बिकता है पाकिस्तान या म्यांमार से हम कंपेयर करें। तो हम लोग जल्दी ही जो टोटल क्वांटिटी है, तो आई थिंक 6 से 7 मिलियन टन मार्च तक, तो मैं नहीं कहता कि शायद इतना हो पाए, और 4 से 5 मिलियन टन तो पक्का हम अचीव कर लेंगे। ओके 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 चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए इस डेवलपमेंट पर भी, और साथ ही राइस एक्सपोर्ट्स की नंबर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मनोज जी और प्रियंका, आप दोनों का भी शुक्रिया कोई स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, चलो वापस आते हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर एमजे खान, जो कि चेयरमैन है ICFA के और कंट्री डायरेक्टर हैं WAF के। मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और काफ़ी एक्साइटिंग टाइम्स हैं क्योंकि मॉनसून 4 सालों में सबसे बेहतरीन आया है, 8% ज़्यादा है नॉर्मल के लिहाज से, और बुआई के नंबर्स पिछले साल से बेहतर हैं। सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत अच्छी फसल इस बार हमें खरीफ के तौर पर देखने को मिलेगी। कैसे देखा है आपने ये सीज़न और आपकी क्या सेंस है? देखिए, आउटलुक तो प्रॉमिजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तो बढ़ा हुआ नंबर जो एक अक्सर कंसर्न लेके आता था, चिंता लेके आता था कि प्राइसेस क्रैश करेंगे, वैसा अब सिचुएशन नहीं लग रहा है। एक तो कोऑपरेटिव का जो एक्सपोर्ट काउंसिल बना दिया है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, वो बड़े पैमाने पे जो ट्रेड कंट्री टू कंट्री होना उसको टेकअप करेगा। तो फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो इस बार ज़्यादा हैप्पी होने जा रहे हैं, वो चिंता लेके ज़रूरत नहीं है कि प्राइसेस क्रैश करेंगे। मुझे लगता है फाइनल नंबर्स आने पे शायद 5 मिलियन टन्स के आसपास का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना चाहिए। ऑफिशियल लाइन क्या है, कितना नंबर आता है, फाइनली कितना निकल के आता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड फॉर एवरीवन। एंड सॉइल में थोड़ा सा वाटर टेबल भी नीचे ऊपर अच्छा बेहतर होगा, तो जो आगे के फसलें हैं उनके लिए भी पानी की उपलब्धता और एक तरीके से जो ट्यूबवेल से जो पानी निकालना होता है उसमें थोड़ा आसानी रहेगी। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ अभी जो प्रोडक्शन अच्छा है बल्कि आगे के लिए भी अच्छी बारिश अच्छा फ्यूचर भी लेके आती है। तो एग्रीकल्चर आप कह रहे हैं कि एक बेहतर स्पॉट पे है राइट नाउ, किसानों के लिहाज से भी, कंज्यूमर के लिए भी, इन दैट सेंस। 2-3 चीज़ें अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि कॉटन की बुआई हमने इस बार गिरते हुए देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली तवज्जो दूसरे कमोडिटीज़ को यहाँ पर मिली है। चावल का एरिया यहाँ पर ऊपर बढ़ा है, मिलेट्स में हमने ठीक ठाक लेवल्स आते हुए देखे हैं, लेकिन मक्के में यहाँ पर बढ़त है क्योंकि एथेनॉल में वहाँ पर प्रोडक्शन है। तो ये जो चेंज हल्का सा आता हुआ नजर आया है, जहाँ पर किसानों को भी समझ आया है कि कौन सी फसल ज़्यादा मुनाफे वाली है, वहाँ पर वो मूव करे हैं। आपको लगता है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हम इतने समय से कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ अब ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगी? देखिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज ए मिशन तो बहुत टाइम से टेकअप स्टेट लेवल पे भी होता रहा है। तमाम सारे प्रोजेक्ट, जैसे यूपी में वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, लेकिन वो सिर्फ कोई स्कीम लाने से काम नहीं चलता है। काम दो चीज़ों खास करके, एक प्राइसेस के ट्रेंड्स जो हैं वो मेंटेन्ड हो जाएं जिन क्रॉप्स के लिए, उधर किसान देखना शुरू करता है। दूसरा, MSP अगर टाइम से अनाउंस हो जाए बिफोर सोइंग, एक्चुअली MSP का पर्पस डिफीट हो जाता है अगर वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे अनाउंस होती है, क्योंकि वो फिर सोइंग के डिसीजन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। तीसरा ये है कि फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कराना पड़ता है। जैसे कोई क्रॉप में डाइवर्सिफाई अगर कराना है तो फार्मर्स रेडी है, उसके पास वो सीड अवेलेबिलिटी है कि नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग है कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि जो अवेयरनेस बड़े पैमाने पे क्रिएट हुई है कि भाई मार्केट डिमांड मिलेट्स के लिए बढ़ने जा रही है, या पोल्ट्री इंडस्ट्री बढ़ रही है तो मेज़ का डिमांड बढ़ेगा, या अभी सोयाबीन का नंबर मुझे पता नहीं क्या इस साल आने जा रहा है, लेकिन सोयाबीन की भी ग्लोबल मार्केट में अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है ये एक डाइवर्सिफिकेशन के जो की ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इज कि सोइंग से पहले MSP हर एक की डिक्लेयर कर दें। तो अभी इस बार आउटलुक मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बैलेंस निकल के आएगा, नहीं तो ये टू मच राइस एंड जो वीट डोमिनेटेड प्रोडक्शन सिस्टम है उससे थोड़ा सा बच के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर आगे की बात करें तो, और जिस तरह से बात की जा रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, एरिया उतना ही है, ईल्ड पे लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है, और GM एज अ कॉन्वर्सेशन यहाँ पर फिर से जोर पकड़ने लगी है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, NGOs का अपोजिशन ज़्यादा रहा है, साइंटिस्ट्स का कम रहा है। इनफैक्ट ICAR सिस्टम में साइंटिस्ट्स हैव बीन पुशिंग फॉर इट। कॉर्पोरेट्स एंड साइंटिस्ट पहली बार कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं GMO को लेके। अभी बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में भी इसके लिए थोड़ा सा फेवरेबल स्टैंड बना हुआ है। अनलाइक जब BT ब्रिंजल का अप्रूवल होना था उस टाइम पे कांग्रेस UPA की गवर्नमेंट थी, तो एक तरीके से वर्टिकली डिवाइडेड थी ओपिनियन लाइन्स, एंड ज़्यादा जो वेट मिल रहा था वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से मिल रहा था अपोजिशन वाइस को, तो अल्टीमेटली अपोजिशन वाइस वाज कैरिड थ्रू, तो दिस वाज ड्रॉप्ड। अभी एक ग्लोबली इंटीग्रेटेड जो पॉलिसी मेकिंग का एक सिस्टम चल पड़ा है, उसमें जो NGOs की वाइस है वो थोड़ा सा कम हर्ट की जा रही हैं, तो मुझे लगता है उसको चलते और कॉर्पोरेट्स का थोड़ा सा एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा से बढ़ा है, और साइंटिस्ट का भी ऑफलेट बढ़ा है। तो ये सब चलते हुए कोई ना कोई रूट निकल के आएगा कि GMO सूनर और लेटर अप्रूवल हम लोग देखना शुरू करेंगे उसका।
और भी बड़ी बात है कि यूरोप को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कांस्टेंट है, डिक्लाइन पे थोड़ा जाना है। जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि जीएमओ है कि नहीं है, अफ्रीका है उसको कोई फ़र्क नहीं, गल्फ़ को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, यूएस ने खुद ही अप्रूवल दे रखे हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को इतना फ़र्क नहीं है। तो यूरोप हैज़ बीन अपोजिंग एंड वहाँ पे एक्सपोर्ट की उतना अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही। तो जो ग्लोबल मार्केट कंसर्न्स हैं वो भी एक तरीके से उतना डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। तो ओवरऑल में मुझे लगता है कि जीएमओ का अप्रूवल जल्दी ही देखने को मिलेगा। उससे इंक्रीज प्रोडक्शन, जहाँ पे एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं आ पाए हैं, तो क्वांटम जब नहीं हो पाई है तो जीएमओ के थ्रू एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी टाइम का जो एक रुका हुआ है यील्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वो एक सडनली जंप ले लेगा। यहाँ पर अगर फेस्टिवल्स की बात की जाए और माना ये जा रहा है कि सरकार ने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस पीछे हटा ली हैं, बहुत सारी नोटिफिकेशंस हमने सितंबर के महीने में आते हुए देखी, अवेलेबिलिटी अच्छी है, प्राइसेस ठीक ठाक हैं। अब यहाँ से आपको क्या लगता है जो बचा हुआ इसे ये साल है, जिस तरह की फसलें आ रही हैं, अवेलेबिलिटी है, आपको लगता है कि सारा समय आराम से यहाँ पर निकल जाएगा इन सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी? मुझे लगता है कि पल्सेज में थोड़ा इशू रहेगा, चना में भी रहेगा, कुछ और दालों में भी रहेगा, क्योंकि जो इंपोर्ट्स एक्सपेक्टेड थे जैसे ऑस्ट्रेलिया से, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अफ्रीका से भी मुझे लग रहा है कि तो यहाँ पे 10 से 15 रुपये रेट बढ़ सकते हैं कुछ दालों के फेस्टिवल सीजन में। तो गवर्नमेंट या तो अपना कोटा और बढ़ाए और रिलीज़ करे उसको टाइमली, और वो शायद फेस्टिवल के टाइम पे मूड ठीक रखने के लिए करे। अदरवाइज अगर लेफ्ट टू द मार्केट डायनेमिक्स ओनली, देन प्राइसेस हैव टू इंक्रीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। तो ये मुझे लग रहा है कि, और तो बाकी तो ऑयल सीड में मुझे लगता नहीं कि बहुत कोई उठापटक होने जा रही है, और फूड ग्रेन्स बाकी तो स्टेबल हैं। और एक फाइनल सवाल, और ये पॉलिटिक्स को लेकर भी है। हरियाणा हमने होता हुआ देखा, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी इलेक्शंस हैं, और माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं वो इस मद्देनज़र भी लिए गए हैं, चाहे वो प्याज था या फिर एडिबल ऑयल इन सम सेंस था या पल्सेस था। आप कैसे देखते हैं ये स्टेप्स? क्या ये लॉन्ग टर्म है या आपको लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे अभी भी सरकार का आना बाकी है? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लॉन्ग टर्म अभी पॉलिसी किसी चीज़ में है नहीं। इनफैक्ट सुबह कुछ मूड बनता है डिसीजन का, शाम होते डिफरेंट हो जाता है। उसमें हमारे इंडस्ट्री के एसोसिएशन का भी रोल है। एक एसोसिएशन जाके कुछ डिमांड पुटअप करेगी कि इसको खोल दीजिए, दूसरी करेगी इसको बैन कर दीजिए। इलेक्शन रिलेटेड जो भी तुरंत इलेक्शन से तुरंत पहले के जो डिसीजन होते हैं वो ज़्यादातर क्या इम्पैक्ट होगा इसका इलेक्शन के फार्मर्स के खास करके उस पर। तो स्टेट्स में इलेक्शंस, नेशनल इलेक्शन तो फिर भी एक तरीके से उतना फार्मर सेंटिंग नहीं होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर, एवरीवन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर विदर आई एम फार्मर और नॉट। लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस ज़्यादातर फार्मर्स को खुश करने के लिए होते हैं। मेजॉरिटी आदि स्टेट, गुजरात छोड़ दें तो उसमें तो फार्मर्स का नंबर 40 के आसपास ही रह गया है, लेकिन बाकी हरियाणा वगैरह जो हैं वो टू मच फार्मर डोमिनेटेड हैं। तो अभी के जो डिसीजन महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में रूलिंग पार्टी का थोड़ा बेस कमज़ोर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी जो भी डिसीजन होंगे वो रूरल एरिया में पॉलिटिकली थोड़ा सा साउंड करने के लिए होंगे, हरियाणा तो खास करके। एक फाइनल सवाल देन, आने वाले समय में अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉलिसी? क्या लगता है आपको कि स्थिति सुधारने के लिए, ऑफ कोर्स हम बजट में यहाँ पर काफ़ी आता हुआ देखते हैं, फंड एलोकेशन धीरे धीरे आने शुरू हो गए यहाँ पर चीज़ों में, लेकिन क्या करने की बेहद ज़रूरत है? देखिए, इमीडिएट भी इसको कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं कि दो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो बहुत लंबे टाइम तक किसानों को भी फ़ायदा देंगे और देश के एग्रीकल्चर को भी। एक, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बड़े पैमाने पर देश को जाना पड़ेगा। जैसे तमिलनाडु में ओपन फील्ड कंडीशन में जो तमिलनाडु प्रिसीजन फार्मिंग प्रोजेक्ट था उसने बड़ा सक्सेसफुल रिजल्ट दिए हैं। 80 से लेके 800% तक एक्स्ट्रा ईल्ड आई है, डॉक्यूमेंटेड है। सारे बड़े जो नेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सब ने उसको सर्वे किया, डॉक्यूमेंट किया, कॉस्ट रिडक्शन हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर इसको नेशनली आप स्केल कर दें तमिलनाडु की सक्सेस को, तो मुझे लगता है वो एक बहुत मैसिव लेवल का रिजल्ट्स देगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो बेटर क्वालिटी एंड हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक तो इसको, अब उसमें थोड़ा डिजिटल एग्रीकल्चर का कंपोनेंट ऐड हो गया है, जिसमें ड्रोन से लेके बहुत ज़्यादा फोकस आया हुआ। तो हम लोगों का भी अभी 11 तारीख को एक इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है, तो गवर्नमेंट ने भी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया है 2800 करोड़ समथिंग से। तो डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रिसीजन एग्रीकल्चर में एज ए मेजर कंपोनेंट ऐड करके उसको पूरे देश में अपस्केल करने की ज़रूरत है, जिससे देयर आर ट्रेमेंडस बेनिफिट्स दैट आर ऑल एसोसिएटेड विद वन सिंगल सिल्वर बुलेट। दूसरा है कमोडिटी बोर्ड्स को फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर व्हेन वी से
इट इज़ सो ब्रॉड एंड इट डजेंट हेल्प यू डिफाइन एनी स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक की स्ट्रैटेजी दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन में चली जाएगी। जैसे पोल्ट्री वाला चाहेगा सस्ते में उसको मक्का मिले, मक्का वाला चाहेगा हमारा मक्का महंगा बिके, तो देयर इज ए क्लैश। तो अगर वो कमोडिटी वाइज बोर्ड्स बन जाते हैं तो वो फिर प्रोडक्शन बॉटलनेक से लेके सप्लाई चेन से लेके वैल्यू चेन डेवलपमेंट से लेके ग्लोबल मार्केट एक्सेस से लेके जो भी ट्रेड एंड पॉलिसी के कंस्ट्रेंट्स हैं उनको एड्रेस करेगा और वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगा मार्केट। दुनिया भर में जो ये ट्रेड बढ़ा है वो इसी से बढ़ा है, कमोडिटी बोर्ड से। तो इंडिया में समहाउ गवर्नमेंट के लेवल पे 2-3-4 बनाए गए हैं। वी नो टी बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, लंबे टाइम से, लेकिन देयर आर अबाउट 100 कमोडिटीज़ माइनर हैं, वो कल को मेजर हो सकते हैं अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये 2 ऐसे चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए। एंड इसमें एक माइक्रो इरिगेशन एज ए कंपोनेंट चंद्रबाबू नायडू की कमेटी 2002 में बनी थी, उसमें उन्होंने कहा था 17,000 करोड़ रुपए उस टाइम पे रिक्वायर्ड हैं टू ब्रिंग 70 मिलियन हेक्टर्स अंडर माइक्रो इरिगेशन। अभी वो शायद नंबर बढ़ के 2 लाख करोड़ पहुंच जाए, लेकिन वो वर्थ है बिकॉज एक साल में वो 2 लाख करोड़ वसूल हो जाएगा। तो अगर ये 50% जो लैंड है वो अंडर माइक्रो इरिगेशन आ जाती है तो वाटर की सेविंग होगी, बेटर क्वालिटी होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद दैट। तो मुझे लगता है एज ए मेजर गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश होना चाहिए प्रिसिजन एग्रीकल्चर पे, जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर एंड माइक्रो इरिगेशन एज द की कंपोनेंट और सेंट्रल कंपोनेंट, एंड देन कमोडिटी बोर्ड्स का फॉर्मेशन इधर मेजर और माइनर। ये मुझे लगता है कि देश के एग्रीकल्चर को नए लेवल पे लेके जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर खान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर से लेकर मॉनसून, फेस्टिवल्स, प्राइसिंग और सरकार को यहाँ पर क्या कुछ किया जाना चाहिए वो सजेशंस भी यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए।